एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें भूतिया बिल्डिंग को दिखाया जाता है जिसकी वाइब मेरे को यार बहुत गंदी लग रही है। एंड इसके बाद ना हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कहती है कि आखिरकार मैंने किया क्या और आप लोगों ने मेरे को क्यों पकड़ रखा है। एंड इसके बाद ना एक प्रीस्ट होता है जो कहता है कि रॉकी तुम इसके बातों में मत आना, भले ही एक जवान लड़की है। और वो कहता है ओए लड़की तू अपनी सिंपैथी बचा के रख, क्योंकि तूने जो स्कूल की लंका लगाई ना, जो इसे नरक बनाया है, आज उसका एक एक हिसाब पूरा होगा। एंड इसके बाद ना रॉकी कहता है कि मास्टर कैंग मैं बस थोड़ा सा नर्वस हूँ। एंड कैंग भी कहता है नर्वस, तेरे को पता है कि आज हम लोग मरने वाले हैं। एंड रॉकी समझ जाता है कि अब जो हालत है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है और उनके हाथों से सब कुछ निकल चुका है। एंड इसके बाद फादर फैंग कहते हैं कि चिंता मत करो, काम भले ही जानलेवा होगा लेकिन हमें पूरा तो करना ही होगा। एंड इसके बाद रॉकी कहता है कि चिंता मत करो फादर फैंक, मैं आपके लिए बैकअप के रूप में हमेशा तैयार रहूँगा। और वो कहता है बैकअप, अबे साढ़े तेरा पहला मिशन है, तू मेरा सिर्फ फ़ोन संभाल ले, बाकी मैं देख लूँगा। एंड यहाँ पर ना रॉकी को भी उनका फ़ोन मिल जाता है। एंड इसके बाद वो लड़की कहती है मैं आपसे पहले माफ़ी मांग चुकी हूँ, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे फादर फ्रैंक बिल्कुल भी मूड में नहीं होते और वो अपने स्पिरिचुअल पावर को इकट्ठा करने लगते हैं। और वो लड़की कहती है कि सच में असली वाला डीमन तो यही है। एंड भाई लिटरली तुम इसकी शक्ल देखो, असली डीमन है भाई ये। एंड इसके बाद इसके जो रूमर्स है वो सुने होते सब लोगों ने कि ये काफ़ी खतरनाक प्रीस्ट होता है। एंड यहाँ पर ना वो डीमन भी बेकाबू होने लगती है और उसे लगता है कि आज तो उसका अंत होने वाला है भाई। लेकिन असलियत में हम देखते हैं फादर फैंग तो एक बुढ़ा निकला भाई, लिटरली उसकी जो पावर है वो एक बच्चे जितनी है। एंड इसके बाद वो कहता है कि हट, मेरे को भी अभी डाउन होना था क्या। एंड इसके बाद यहाँ पे रॉकी कहता है फादर फैंक मैं बैकअप दूँ क्या, लेकिन वो कहता है कि तू चिंता मत कर, ऐसा मैं देख लूँगा। लेकिन तभी जो झापड़ पड़ता है ना, मेरे दिल को खुशी हुई भाई, इस बुढ़े को बिल्कुल शर्म नहीं आती, अब तक मानवा में इसने क्या गंद फैलाया है। एंड इसके बाद वो डीमन आकर कहती है कि वो बुढ़े तेरे को कोई काम नहीं है ना, तू घर जाके आराम से लूडो खेल या फिर मर जा। एंड इसके बाद ना वो उस डीमन के गले को पकड़ने लगती है, तू सिर्फ एक बुड्ढा है और कुछ नहीं। एंड इसके बाद ना यहाँ पे रॉकी फटाफट से अपनी एक आर्ट को परफॉर्म करता है जो उस डीमन को जाकर लगती है। एंड वो डीमन कहती है इस बुड्ढे से तो अच्छा ही था। एंड इसके बाद ना वो रॉकी के ऊपर भी एक फ्लैश यूज़ करती है जो डायरेक्टली रॉकी को जाकर लगता है एंड उसका फ़ोन दूर जाकर गिरता है। एंड यहाँ पर फादर फैंग कहते हैं कि लगता है मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, अब मुझे उस आखिरी रास्ते को यूज़ करना ही पड़ेगा। और वो डीमन कहते हैं ओ तेरे पास कोई रास्ता नहीं है, तू बस अब मरने वाला है। एंड इसके बाद ना वो डीमन कहती है कि अब तेरे पास कोई चांस नहीं बच रहा। एंड इसके बाद फादर फैंग कहता है चलो बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ। भाई लिटरली ये है क्या, बचाओ, माफ़ी मांग रहा। उस डीमन तक कुछ शर्म आ गई और बच्चों की तरह चिल्ला रहा है यार बचाओ मेरे को, कोई बचाओ यार। और ये सारी चीज़ें ना हमारा रॉकी भी देख रहा होता है और वो कहता है कि सच में फादर फैंक को ये क्या हो गया, आखिरकार वो मरने वाले। लेकिन तभी कॉल कनेक्ट हो जाती है और वो कहता है कि आपकी कॉल सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुकी है। एंड रॉकी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। एंड तभी उसके बाद एक बंदा फ़ोन उठाता है और कहता है कि ओए हम तुमको सामने से देख रहे हैं और हमको पता चल गया है कि अगर तुमने ज़रा भी देर करी हमको बुलाने में तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। एंड यहाँ पर ना उस डीमन को पता लग जाता है कि ये लोग ने और प्रीस्टस को फ़ोन कर दिया और वो कहती है कि अब तुम लोग बनने वाले हो। एंड यहाँ पे रॉकी कह रहा मास्टर फैंक को छोड़ दो यार। एंड मास्टर फैंक भी लाइक भाई मैंने किसी प्रीस्ट को नहीं बुलाया, मैंने सिर्फ कुछ बच्चों को बुलाया है। एंड यहाँ पे ना एक लड़का निकलता है ग्लास को तोड़ते हुए और वो कहता है कि मास्टर फैंक क्या आप सच में श्योर हो ना। एंड वो उस डीमन के हाथ को पकड़ लेता है जो मास्टर फैंक को मारने वाला होता है और वो कहता है कि आपको पता है ना रॉकी ये सारी चीज़ें देखेगा तो उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। एंड यहाँ पर ना मास्टर फैंक कहते हैं कि तू अपना काम कर भाई, तेरे को इससे कोई लेना देना नहीं। एंड रॉकी भी ना बिल्कुल ही शॉक हो जाता है उस बंदे को देखकर। एंड यहाँ पर ना वो डीमन को काफ़ी गुस्सा आ रहा था कि इस बंदे ने उसका अटैक ऐसे कैसे रोक दिया। एंड उसके बाद ना वो बंदा समझ जाता है कि लातों के भूत है, हाथों से नहीं मारेंगे। एंड उसको ना क्या पंच मारता है। रॉकी कहता है कि भाई ये बंदा है क्या। एंड लिटरली ना वो बंदा उसे होली पंच का नाम देता है। भाई होली पंच तो कहीं से भी नहीं है, ये मुक्का लग रहा है। एंड इसके बाद ना इस बंदे का नाम हेनु बताया जाता है, हेनु। एंड उस डीमन की लंका इसने लगा दी है। एंड इसके बाद रॉकी को पता चल जाता है और वो सोचता है कि अगर उसने उसे नहीं रोका तो लिटरली वो होस्ट की बॉडी को भी मार देगा। एंड यहाँ पे ना फादर फैंक उसे रोक देते हैं और वो कहते हैं कि मुझे पता है तुम्हें अब क्या सोच रहे हो, लेकिन जो भी उसे पहली बार देखता है उसको यही लगता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं उस बंदी की हालत कितनी ख़राब हो जाती है, वो लिटरली उल्टी करने लगती है और उसके अंदर से जो ईविल स्पिरिट है वो बाहर निकल जाती है। लेकिन तब यहाँ पे ना ह्योनु उसको पकड़ लेता है। अब वो कहता है कि भाई मुझसे बड़ा डीमन तू है भाई ह्योनु। एंड वो कहता है कि
भाई मैं तो यहाँ से चला जाऊँगा, प्लीज़ मुझे छोड़ने दो। भाई डीमन तक को हाथ जुड़वा दी इस बंदे ने। एंड यहाँ पे डीमन मन में कह रहा है एक बार तू मेरे को छोड़ तो सही। एंड जैसे ह्यूनू उसे छोड़ता है तो वो भाग जाता है और ह्यूनू कहता है ओए कहाँ जा रहा है भाई, मैंने इतने मुश्किल से पकड़ा तेरे को। एंड इसके बाद हमें ग्रैम को दिखाया जाता है जो इसके साथ वाली लड़की होती है, वो एक स्पिरिचुअल आर्ट को परफॉर्म करने लगती है, जिसके बाद उसके हाथों में एक तीर आता है और वो उस तीर को डायरेक्टली उस इविल स्पिरिट में मार देती है। और लिटरली भाई उस स्पिरिट के पर कच्चे उड़ जाते हैं आसमान में और वो यहाँ पर ये लड़ाई जीत जाते हैं। और वो कहता है ग्राम तुमने काफ़ी अच्छा काम किया, लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं ह्यूमू तुम सच में सिर दर्द हो, इसे तुम अकेले भी संभाल सकते थे लेकिन तब भी तुमने मेरी मदद ली। एंड इसके बाद ना हमें फादर फैंक और रॉकी को दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रहे होते हैं आखिर ये लोग है कौन एंड धरती पे कहाँ से आ गए। एंड इसके बाद ना फादर फैंक और रॉकी आपस में बात कर रहे होते हैं जितने भी प्रीस्टेस्ट हैं और जितने भी होस्ट हैं उनकी बॉडी को बचा लिया गया है एंड सभी लोग आराम से जी रहे हैं। एंड यहाँ पर फादर फैंक बताते हैं जो ह्यूनू है जो वो लड़का है उसका पंच हमेशा से हीलिंग का काम करता है। जितने भी लोग जो हमारे होस्ट होते हैं जो बॉडी में जो जिनकी बॉडी पे भूत कब्जा कर लेते हैं। और यहाँ पर ना फादर फैंक का जो है टॉपिक को बदलने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर रिको कहता है कि आपको पता है अगर चर्च को इसके बारे में पता लग गया तो। एंड इसके बाद वो कहता है कि छोड़ो पर मेरे को ये बताओ कि उससे पहले ये दो बंदे हैं कौन। एंड इसके बाद फादर फैंक बताते हैं कि वो दोनों अपने आप को किलिंग एजेंसी के नाम से बुलाते हैं, भले वो माइनर हो लेकिन हमारे काम बहुत अच्छे से करते हैं। एंड इसके बाद हमें एक अनोदर सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अचानक से दरवाज़ा टूट जाता है और एक डीमन बाहर निकलता है और लिटरली वो ना एक प्रीस्टेस को बाहर फेंक देता है। वो कहती है सच में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। एंड लिटरली ना हमें बताया जाता है उस डीमन ने प्रीस्टेस को किस तरीके से मारा होता है। तभी अचानक से सीन शिफ्ट होता है और हमें ना ह्यूनू को दिखाया जाता है और वो कहते हैं ग्रैम हम इतने सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं, अभी तो स्कूल के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम है। लेकिन ग्रैम कह रही है हम स्कूल के अलावा भी तांत्रिक विद्या का यूज़ करते हैं, तो तेरे को पता है ना कि हमें कितने काम करने होते हैं। एंड ग्रैम भी समझ जाता है गाइस।